कोविड के बाद ब्लड टेस्ट लोग बहुत कराने लग गए, वो तो एक बात थी। लेकिन आई गेस यंग जनता में या जो लोग जिम जाते हैं या जिम के आसपास कुछ भी पता है, उनका सबसे पॉपुलर जो ब्लड टेस्ट हो गया है वो है टेस्टोस्टेरोन। कि हमें टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना है, हमें ये चेक करना है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे है, दिक्कत क्या है नहीं, ये सब चीजें। आपको टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब भी किसी से काम करता हूँ, अगर कोई मेडिकल इशू किसी टाइप का होता है, आई डोंट गेट दीज लेवल्स टेस्टेड। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको टेस्ट नहीं करना। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, उसका मतलब क्या है, लो टेस्टोस्टेरोन कैसे फील होता है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको इंप्रूव कर सकती हैं, और टेस्टिंग कब की जाए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि टेस्टोस्टेरोन इज एंड ऑल बी ऑल। देखो, अगर एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, टेस्टोस्टेरोन या लेट्स टॉक अबाउट इरेक्शन इन मेल्स या सेक्स डिजायर इन मेल्स, लिबिडो इन मेल्स, तो हमें रिप्रोड्यूस करने का मन कब करेगा? जब हमारा शरीर हेल्दी है। अगर शरीर हेल्दी नहीं है तो रिप्रोड्यूस करने का मन नहीं करेगा। तो अगर हम शरीर की हेल्थ, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, कोई बाकी इश्यूज हैं, हम उनसे डील ही नहीं करते, लेकिन ऑल वी वांट इज गेट अ टी लेवल्स चेक, वो कम आएंगे, वी बिकम डिप्रेस्ड। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको एड्रेस कैसे किया जाए, उनको दूर कैसे किया जाए और उनके साथ काम कैसे किया जाए। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, आप देखेंगे अभी खासकर, क्योंकि जो पेट के इश्यूज होते हैं उनके साथ टेस्ट लेवल्स कम होते ही होते हैं और मेंटल इश्यूज भी बड़े सारे होते हैं, जैसे IBS है, IBD है, इस टाइप का कोई भी इशू हो गया। उसके बाद अगर घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। आई एम नॉट अ डॉक्टर, डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम यहाँ पे जो भी कुछ करते हैं, इट्स स्ट्रिक्टली इन द रिल्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन, और कोई मेडिकेशन होती है तो प्रॉपर हमारी टीम के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो मेडिकेशन देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ। तो यहाँ पे नथिंग शेडी इज गोइंग ऑन। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये प्राइमरीली एक मेल हार्मोन माना जाता है और टेस्टीज इसको मेल्स में प्रोड्यूस करती हैं और जो वुमेन या फीमेल्स है हमारी ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। अभी कनेक्टेड किस किस चीज के लिए? आप सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कर लो, मसल मास की बात कर लो, एडिक्वेट बॉडी कॉम्पोजिशन की बात कर लो, कुछ कॉग्निशन की बात कर लो, हेयर लॉस की बात कर लो, दाढ़ी की बात कर लो, इन सब चीजों में इसको एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। लेकिन पहले हम अगर टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग की बात करते हैं, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करना, वो करना भी बड़ा जरूरी है। तो जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन टोटल आएगा, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया टाइटली बाउंड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन अराउंड 2/3 जो है वो टाइटली बाउंड होता है टू समथिंग कॉल्ड SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। नंबर क्या है, में कोई टेंशन मत लेना, बस मान के चलो ये टेस्टोस्टेरोन हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। फिर दूसरा होता है लूजली बाउंड टेस्टोस्टेरोन, जो बाकी का 1/3 है वो एक प्रोटीन है एल्बुमिन, उसके साथ अटैच्ड होता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तब हमें फ्री टेस्टोस्टेरोन मिलता है। तो लगभग 1 से 4% जो मात्रा है टेस्टोस्टेरोन की वो फ्री टेस्टोस्टेरोन की होती है, और आप इसको रेडिली यूज कर सकते हैं। और जो एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेस, ये इसको DHT में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम हेयर लॉस से जोड़ते हैं। लेकिन DHT एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल कजन है टेस्टोस्टेरोन का। अब देखो, अगर किसी को चेक कराना है तो कैसे चेक कराया जाता है, लेकिन उससे पहले जब चेक कराने की बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके पीछे के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि इन स्टेप्स में कोई भी गलती होगी तो आपको अपना एक्शनेबल आइटम मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ सही फील नहीं हो रहा, यू थिंक योर लेवल्स आर लो, तो कहां पे एक्ट करना है। डायरेक्टली एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर करके आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड, जब भी टेस्टिंग होती है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कराएं। अगर वो लेवल लो होते हैं उसको एक बार फिर से कराएं, क्योंकि अगर कभी आप ढंग से नहीं सोते हैं और आप बहुत अच्छी नींद सोते हैं, आपके टेस्ट लेवल्स में आराम से 15-20-30% का डिफरेंस आ सकता है कुछ केसेस में, लेकिन डिफरेंस तो आएगा। इसलिए अगर लो है तो एक बार फिर से कराइए। और उसके बाद अगर लो है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड LH, FSH और जो T4 थायराइड हार्मोन है, ये सब भी कराइए। इससे जो आपके डॉक्टर है उनको इंटरप्रेट करने में आसानी होगी कि अगर इफ समथिंग इज रॉन्ग व्हाट एग्जैक्टली। लेकिन अब मैंने LH, FSH की बात की, ये क्या चीजें हैं मैं इजिली समझाऊंगा ताकि सबको समझ आ जाए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं बैंक की। मान के चलिए हम सबको पैसे चाहिए अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, सब काम करने के लिए। हम बैंक से पैसे कब निकालते हैं? जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब हम बैंक से पैसे निकालते हैं। आजकल तो UPI का जमाना है, तो मतलब बैंक एक्सेस कब करना है? जब हमारे पास कैश खत्म हो गया। तो ये होता है कि जब कमी होगी तो हमने बैंक से एक्सेस करते हैं। बहुत सिमिलर सिस्टम है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में एक HPG एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, जो बीच में नाम होंगे। अगर आपको बड़े अजीब से लगे, डोंट वरी, नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेसेस जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेसेस अगर आप जानेंगे तो हम सोल्यूशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मान के चलिए आपके
ब्रेन के पार्ट्स हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन है। इसलिए अगर किसी को पॉर्न एडिक्शन है तो दिक्कत कोई शरीर में नहीं है, दिक्कत ये है कि दिमाग ओवर सैचुरेट हो चुका है विद अ लॉट ऑफ न्यूडिटी, तो अराउजल कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो इन केस यू वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने पॉर्न बहुत देखा है और दे एक्सपीरियंसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पॉर्न देखना बंद कीजिए, विद इन अ मंथ यू शुड बी फाइन। दिमाग से एक सिग्नल आता है, ठीक है। दिमाग के दो पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजते हैं, उस सिग्नल का नाम है GnRH। अब GnRH के बाद जब पिट्यूटरी पे पहुंचता है, यहीं पे हैं दो ये भाई बहन बैठे हुए हैं, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी आगे दो सिग्नल और भेजता है, LH और FSH। जब भी LH और FSH आपके गोनाड्स में मतलब टेस्टिकल्स में पहुंचते हैं, तब वहां पे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। और वहां पे अब और भी बड़े प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब वहां पे जो हमारे मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, फिर कुछ एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, थोड़ा प्रोजेस्टेरोन होता है, सब चीजें होती हैं। जब इन हार्मोन्स की मात्रा कम होती है तो यहाँ पे एक फीडबैक लूप होता है, तो दिमाग से फिर सिग्नल आता है कि और बनाओ। अगर यहाँ पे ज्यादा होती है तो बोलते हैं कम बनाओ। तो ये ऐसा पूरा HPG एक्सेस चलता है। ये हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का सिंपल होता है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, आई गेस सबको समझ आ गया होगा। अब अगला सवाल ये आता है, और जो आप समझ भी गए होंगे, कि अगर इस HPG एक्सेस की फंक्शनिंग खराब हुई तो रिजल्टेंट जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो खराब होगी। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो HPG एक्सेस की फंक्शनिंग को खराब करती हैं? तो सबसे पहला पार्ट है एज। जैसे ही एज बढ़ती जाती है कुछ फंक्शनैलिटीज होती है, लेकिन पता आपको मैं एज कर में एक बात बताता हूँ। पता एज के साथ चीजें खराब क्यों होती हैं? क्योंकि जब 20s में होते हैं तब हम ऑलमोस्ट कुछ भी करें तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन जैसे 30s 40s में तो शरीर ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। अगर आप मेंटेनेंस देंगे तो आपके लेवल्स बिल्कुल सही रहेंगे और आपका HPG एक्सेस भी मस्त रहेगा। कुछ केस में छोटे केसेस है लेकिन जेनेटिक्स होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक्स होते हैं जो आपको प्रोन बनाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। लेकिन पता है जब हम बात जेनेटिक्स की करते हैं ना, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जीन्स भी ऑन ऑफ होते हैं और जो कंडीशंस आप उनको देते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज है, उसके बाद भी अगर आप अपनी डाइट नहीं देख रहे तो डेफिनेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो टाइप 2 डायबिटीज आपको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जेनेटिक था, वो इसलिए हुआ क्योंकि जेनेटिक थोड़ी डिस्पोजिशन थी, लेकिन जो आपको अपनी डाइट के साथ करना था वो आप नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गया। तो ठीक है, तो जेनेटिक वाला पार्ट रहता है इसमें भी। अगला पार्ट है स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा होता है तो हमने अभी HPG एक्सिस की बात की, एक और एक्सिस है उसे हम बोलते हैं HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। तो जब वो एक्सिस एक्टिवेट होता तो भाई आपका HPG चुप बैठ जाता है। तो अगर मान के चलिए कांस्टेंट स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो भाई आपके HPG एक्सिस को खराब करेगा। इसलिए स्ट्रेस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर HPG एक्सिस। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। मैं एक चीज देखता हूँ अभी भी, स्पेशली ये चाइल्ड एथलीट्स में या बच्चों वाले एथलीट्स में बहुत देखता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छे एथलीट बने, तो अब ये चीज कम होती जा रही है लेकिन पहले बहुत ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को खूब खिलाया मतलब खेलने वाला खिलाया, बच्चे खूब पसीने बहा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे हम क्या दे रहे हैं? वही सिंपल दाल सब्जी चावल। अरे अगर आपका बच्चा एथलीट है या आप एक एथलेटिक एंडेवर में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। अगर आप शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, अपनी रिकवरी पे ध्यान देते हो, आप ग्रो करोगे। अगर ये चीजें नहीं होती तो चीजें आपको नुकसान ही होंगे, आपका HPG एक्सेस ही खराब होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वर्कआउट का 1 घंटा या 2 घंटा निकालने के लिए अपनी नींद में से टाइम निकालते हैं। वो खराब बात है, वो वैसे मत करें। वैसा करेंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि हम 10 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए कमा रहे हैं। नॉट अ गुड आइडिया। फिर कुछ हार्मोनल चीजें होती है, लड़कियों में PCOS हो गया या थायराइड का इशू हो गया, फिर मेल्स में इनफर्टिलिटी हो गई, ये भी इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। फिर कुछ मेडिकेशन होती हैं, जैसे कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गई जो कि आजकल पार्टीज में बड़ी यूज होती हैं, वो HPG एक्सेस के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो कर सकती हैं। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं। फिर नींद वाला पार्ट हो गया, नींद खराब है आपका HPG एक्सेस विल गो फॉर अ टॉस। कोई ट्रॉमा या ब्रेन इंजरी है तब ये दिक्कत होगी। बड़े सारे, अगर आप खाना हमेशा प्लास्टिक की बोतल से ही खाते हैं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खा रहे हैं, बहुत सारा स्विगी जोमेटो मंगा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो ये मोटी सारी कंडीशंस हो गई जिनसे आपका HPG एक्सेस खराब हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना ये है कि क्या इनमें से ऐसी कोई चीज है अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो आप, कि क्या कोई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी जब कमी हो तो मेरे हार्मोन्स ऑप्टिमाइज नहीं होंगे? और आंसर है एब्सोल्युटली यस। कुछ मैं बताता हूँ आपको, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस में काम करते करते मैंने ये तो देखे ही है कि जब ये कम होते हैं तो दिक्कत होती है। पहला है जिंक, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन के, चौथा विटामिन ए, पांचवा सेलेनियम, छठा मैग्नीशियम, सातवां बी विटामिन और आठवां ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब
मैं बताता हूँ ये चीजें कमी होती कैसे है इस चीजों की। देखो, अगर जिंक की बात करें तो कई बार अगर हमारी डाइट में एडिक्वेट जिंक नहीं है तो तब जिंक की डेफिशिएंसी होगी। डू लेट मी नो अगर आप मुझे एक ऐसी सीरीज कराना चाहते हो कि जहाँ पे मैं हर विटामिन की आराम से बात करूँ और बताऊं कि वो मिलता कहाँ से है, डेफिशिएंसी कहाँ से होती है और पूरा कैसे किया जाए। डू लेट मी नो इफ यू इंटरेस्टेड, क्योंकि अभी के लिए बहुत बड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो हर विटामिन का ही होगा। दूसरा पार्ट जो अगेन हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी में कॉमन होता है, वो क्या होता है, किसी को पेट का इशू। पेट के इशू में जब ऐसा होता है मैं देखता हूँ कि जिंक की डेफिशिएंसी होती है, और जिंक की डेफिशिएंसी और लो स्टमक एसिड जो है ये आपस में इनका बड़ा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक पार्ट है। जब कोई प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब भी जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो होती है। उसके बाद अल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत शराब पीता तब भी जिंक की डेफिशिएंसी होगी। जब कोई क्रॉनिक इलनेस के टाइम पे तब जिंक की डेफिशिएंसी होगी। और कुछ वेजिटेरियन या वीगन डाइट्स जिसमें दूध दही भी नहीं होता उसमें भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा विटामिन के भी बड़े सिमिलर हैं। जो मैंने जिंक की बात की, जैसे शराब वाला पार्ट हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, पेट के इश्यूज में भी ये होता ही होता है। लेकिन लिवर डिजीज कोई होगा तब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। आप एंटीबायोटिक्स बड़ी सारी यूज करते हो तब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। मैं एंटीबायोटिक्स पर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ जिनके पेट के इशू हैं, आई वुड से 40 to 50% पेट के इशू शुरू एंटीबायोटिक्स से होते हैं। मुझे खुद जो IBS हुआ था मुझे एंटीबायोटिक्स के बाद ही हुआ था। तो एंटीबायोटिक्स एकदम मत यूज करो। मैं देखता हूँ कई बार लोगों को सिर्फ फीवर होता है और एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट कि कब एंटीबायोटिक्स यूज करनी है। खासकर एक्ने के केसेस में भी एंटीबायोटिक्स बहुत दी जाती हैं, लेकिन वो चीजें आपके पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये चीज आपके ध्यान में रहे। फिर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कब होती है, देखो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है उसे हम बोलते हैं हाइपोमैग्नीसिया, और ये आप आराम से इसका ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। आप सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्लड टेस्ट करा सकते हो देखने के लिए कि आपका स्टेटस क्या है उस चीज का। तो जो हाइपोमैग्नीसिया है, अब इसका जहां तक मुझे याद है इसकी रेंज 1.8 या 1.9 से 2 पॉइंट समथिंग तक रेंज होती है, जितने में मुझे याद है 2.8 2.9 तक। तो आई वुड से कि बिल्कुल बीच में 2.4 2.5 के आसपास हो तो आपका मैग्नीशियम सही होता है। और अगर मैग्नीशियम की कमी होगी, आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, आपको पेट के इशू भी होंगे, तो ये भी एक पार्ट है। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने के रीजन भी ऑलमोस्ट वही रहते हैं, शराब पीना, पेट के इशू होना, उसके बाद क्रॉनिक इलनेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। लेकिन दो और चीजें होती हैं, किडनी का इशू होगा तब भी होगा, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है उन क्लाइंट्स में भी मैं बहुत देखता हूँ कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब ठीक करते हैं तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम से लिंक्ड है वो चीजें बेटर हो जाती हैं। अब अगले मैंने बात की सेलेनियम। अब सेलेनियम और ओमेगा 3 जो है ये मैं काफी हद तक सेम पैटर्न में डालूंगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखो सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है। तो पहले मैक्सिमम सेलेनियम में मिलता कहाँ से था, वो मिलता था हमें सॉइल से, लेकिन अब सॉइल्स में सेलेनियम उतना रह नहीं गया, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर भी हमें फ्रूट्स एंड वेजीज खाइए काफी सारी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी ये चीज होती है। लेकिन फ्रूट्स वेजीज जितनी कलर्ड हो, लोकल सीजनल है, अभी वैसे भी हरी सब्जियां बड़ी आने वाली हैं मार्केट में, वो सब आपको फ्री रेडिकल डैमेज से अच्छा खासा बचा सकती हैं। तो यू डोंट नीड स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स फॉर एनीथिंग। अगर आपको पता हो मैकेनिज्म क्या है, व्हाट वी आर एमिंग फॉर, तो उसके बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं। बाकी विटामिन डी की तो भाई डेफिशिएंसी सबको होती ही है आजकल। डू चेक योर लेवल्स और उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो देखो इतने सारे स्टेप्स होते हैं हमारे पास बिफोर जंपिंग द गन और गेटिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक्ड। पहले ही सब चीजें देखिए कोई दिक्कत है कि नहीं है, और मैक्सिमम केसेस आपके यहीं से सुधर जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।